हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम ITI फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रीशियन, जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक ना। और ये रिवीजन क्लास 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासें पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चे इससे पहले वाली क्लासें ना देखे हों वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक, वहाँ 4 क्लासें देख लेना। इससे पहले 4 क्लासें ये करवा चुके हैं। ठीक, ये आज की इलेक्ट्रीशियन की 5वीं क्लास है। ठीक, इस क्लास में हम टोटल 25 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, जिनका जवाब आपको देना होगा। ठीक, और ये बात ये है कि अब देखो, इसमें तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल आ चुका है। ठीक, अब ज़्यादा इधर उधर का मत देखिए, अपना सिर्फ पढ़ने वाला देखिए। चलो शुरू करते हैं। और भी जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन की पहली बार देख रहे हैं, ठीक, उसमें क्या क्या देखना है। इलेक्ट्रीशियन के टोटल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी से 38 क्वेश्चन आते हैं, प्लस 12 क्वेश्चन वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से आते हैं। ठीक, ये टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट फर्स्ट में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है। यानी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, उसका नाम बताना है। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं बताओ बेटा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है पोटेशियम क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन कहता है सिलिका जेल, थर्ड ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट, फोर्थ ऑप्शन सोडियम सिलिकेट। जो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है, ये देखो बेटा फिगर यहाँ देखेंगे तो ये ब्रीदर है। ठीक, ये जो ब्रीदर लगा रहा है, ठीक, इसमें भरा होता है सिलिका जेल। क्या फिल होता है? सिलिका जेल। ठीक, ये ट्रांसफार्मर के लिए किस लिए प्रयोग करते हैं बताओ। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम बता दो भाई। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर का प्रयोग करते हैं, इसका काम आपको बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ब्रीदर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर को कूलिंग करना। ठीक, ये ट्रांसफार्मर का, ये देखो यहाँ जूम करते हैं फिगर को, देख लो अच्छे से। ट्रांसफार्मर के पार्ट, हो सकता है पार्ट नेम पूछ ले। ठीक, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक, ये टैंक पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्रीदर। ठीक, इसमें फिल होता है सिलिका जेल। ठीक, यहाँ एक रिले लगी होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बुक होल्स रिले। ठीक, ये एक्सप्लोजन वेंट है, ये ऑयल गैज है, यहाँ ऑयल गैज इसमें फिल होता है। ये थर्मोमीटर लगा होता है, बुशिंग यहाँ होती है। ये मेन टैंक है, ये बॉडी, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। ठीक, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? काम बताइए, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये केवल AC पर चलता है भैया। ट्रांसफार्मर किस पर चलता है? AC पे। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। ठीक, वोल्टेज हो गई और धारा हो गई, इसको कम या ज़्यादा करता है। ये पावर के साथ कुछ नहीं करता है, यानी ट्रांसफार्मर पावर के साथ कुछ नहीं करता है। ठीक, ये केवल वोल्टेज और करंट, इसके रेशियो पर काम करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसे होता है। समझ लीजिए, एक ही वीडियो में सबको समझा रहे हैं तुमको। ठीक, ये सर्किट डायग्राम होती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। इसमें 2 बाइंडिंग्स होती हैं। एक को बोला जाता है, ये जो बाइंडिंग होगी इसको प्राथमिक बाइंडिंग, सेकंड ये जो बाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक ना। और ट्रांसफार्मर के संबंध में समझ लीजिए, ये सामान्यतः काम के आधार पर 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरे को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, स्टेप डाउन स्टेप अप 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन क्या करता है? स्टेप डाउन हाई वोल्टेज लेता है। हाई वोल्टेज जैसे तुम्हारे गांव में देखा नहीं, 11,000 वोल्ट आता है। ठीक, इसको ये क्या कर देता है? 240 वोल्ट कर देता है। ठीक, तो ये 11,000 को कन्वर्ट करता है किसमें? 240 वोल्टेज में करता है, तो इसको बोला जाता है स्टेप डाउन। ठीक, स्टेप अप क्या होता है? ये ऐसे तुम 240 ली वोल्टेज, ठीक, और ये कन्वर्ट कर दिया इसने 11,000 में। ठीक, तो ये हो जाता है स्टेप अप, यानी ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को घटा देता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर और होता है जिसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या?
ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ये एक ही वाइंडिंग होती है, इसी से ये कनेक्शन हो जाता है, ठीक। एक ही वाइंडिंग होते हैं। बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? पर काम करता, बताओ भैया किस सिद्धांत पे काम करता है? ये बता चुके हैं, सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर तुमको इस जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जिनका जवाब देना, अगर इसके बारे में तुमको नहीं पता है तो तुम चले जाओ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, वहाँ जाकर देख लो, वहाँ सब कुछ एक तरफ से मैंने समझा दिया, बता दिया, ठीक। तो बताना इसका जवाब कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में देना, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक। ये समझा दिए ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है ना बेटा, इसमें ब्रीदर में क्या फिल होता है बताओ? ब्रीदर में कौन सा रसायन फिल होता है? सिलिका जेल। क्या होता है? सिलिका जेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इलेक्ट्रिक मिक्सर मोटर की बिना भार गति के लगभग होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक मिक्सर मशीन होती है, ठीक, उसमें अगर कुछ भी हम सामान ना डालें उसके बाद भी उसको रन कराएं, ठीक, तो उसकी स्पीड बताना है, कितना स्पीड बताना है, कितनी स्पीड होती है किसकी? मिक्सर जो मोटर होती है उसकी स्पीड बताना है। ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट 300 आरपीएम, ऑप्शन सेकंड 600 आरपीएम, ऑप्शन थर्ड 12,000 आरपीएम, ऑप्शन फोर्थ 18,000 आरपीएम। बताओ भैया ये आरपीएम क्या है, पता है कि नहीं? फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स में, आरपीएम क्या होता है, ठीक। इसका जवाब कहाँ देना, इसका आंसर देना है भैया कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। आरपीएम का फुल फॉर्म बताना, ठीक। ये जो मिक्सर मोटर होती है, ठीक, अगर इसमें कोई भार न रखें तो इसकी जो गति होती है वो लगभग होती है 18,000 आरपीएम। 18,000 आरपीएम, यानी कि एक मिनट में वो 18,000 बार राउंड करती है, यानी घूमती, ठीक। आरपीएम को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि थर्ड, एक अति उच्च प्रतिरोध का काम क्या होता है? एक ही क्वेश्चन में तुमको समझा रहे हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर आया था, वाइवा में पूछा था, फर्स्ट ईयर वालों से भी और सेकेंड ईयर वालों से। प्रतिरोध किसे कहते हैं बताओ, पता है ना प्रतिरोध किसे कहते हैं? ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे लगाएंगे, सब कुछ पता है? नहीं पता, चलो हम बताते चलते हैं, ठीक। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध वह उपकरण या युक्ति है, उपकरण या डिवाइस या युक्ति है जो धारा की स्पीड में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध वह युक्ति है जो किसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा की स्पीड में क्या करे, बाधा या रुकावट उत्पन्न करे। यानी धारा, करंट के मार्ग में धारा उत्पन्न करें या अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक। कहता अति उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? यानी बहुत ज़्यादा अगर कोई रेजिस्टेंस हो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट केल्विन का डबल ब्रिज, ऑप्शन सेकंड डबल व्हीट स्टोन ब्रिज, ऑप्शन थर्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ऑप्शन फोर्थ मेगर, ठीक। तो देखो बेटा, अगर हमको रेजिस्टेंस मापना हो, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनता है सर्किट में, ठीक। ये रेजिस्टेंस है, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध, ठीक। ये सिंबल है ऐसे, और इसको ओम में मापते हैं, ठीक। तो देखो अगर बहुत ज़्यादा छोटा सा प्रतिरोध होगा उसको मापने के लिए, कम मान वाले प्रतिरोध को मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग कर देंगे, मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अति उच्च प्रतिरोध को मापना है, ठीक, बहुत ज़्यादा वाले प्रतिरोध को मापना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मेगर का, मेगर का प्रयोग करते हैं हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। ये है भैया मेगर बना हुआ, ये पूरा मेगर है, ठीक। ये देखो ये वायर है,
यानी केबल है, केबल के ऊपर इंसुलेटर है, उसी में एक केबल में रखे हुए हैं, एक इंसुलेटर में रखे हैं, ठीक। यानी हाई वोल्टेज, हाई प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का, ठीक। इससे मापते हैं IR यानी इंसुलेटर रजिस्टर, इंसुलेटर रेजिस्टेंस, ठीक, मापते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टंगस्टन का मेल्टिंग तापमान, ये जो भैया बल्ब बना हुआ है ना, इसको बल्ब बोलते हैं, देखा कि नहीं देखा सब लोगों ने, इसको बल्ब बोलते हैं। ये होता है टंगस्टन, इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक, इसको बोलते हैं टंगस्टन, ठीक। टंगस्टन का मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलने वाला, यानी कितने टेम्परेचर तक ये जो टंगस्टन होता है फिलामेंट, ये सहन कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना टेम्परेचर अगर इसको हो जाए तब भी यह सहन कर सकता है, यानी कितना अगर टेम्परेचर होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट 2000 केल्विन, ऑप्शन सेकंड 2500 केल्विन, ऑप्शन थर्ड 2655 केल्विन, ऑप्शन फोर्थ 3655 केल्विन। तो जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 केल्विन, ठीक। ये 2000 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, ठीक। भैया और बताओ, इसमें क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ये जो बल्ब होता है ना भैया, इसमें एक गैस भरी होती है, इस बल्ब में गैस भरी होती है, उस गैस का नाम बता दो, कौन सी गैस में भर्ती होती है, क्या नाम है उस गैस का? तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ये जो बल्ब है ना बेटा, ये बल्ब के अंदर ये जो इतना स्पेस, इसके अंदर गैस भरी होती है, उस गैस का नाम बताइए। इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो इसको थोड़ा हम जूम करके और थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। ये तुम्हारा बल्ब हो गया, ये इसकी संरचना हो गई, ये देखो दिख रहा ना, ये है भैया टंगस्टन फिलामेंट, ठीक। ये गैस स्टीम, यहाँ गैस होती है, ठीक, वहाँ से गैस होती है। ये फ्यूज होते हैं, यहाँ फ्यूज 2 लगे होते हैं। लीड ऑफ वायर, ये वायर की जिसमें करंट जाती है, ये वायर की जाते हैं करंट। ये कैब है, ठीक। ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ठीक। इसमें कौन सी गैस भरी होती है? इसमें आर्गन गैस भरी होती है, ठीक भैया। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अगर तुमसे कोई पूछ ले, यानी क्वेश्चन पूछ ले बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, तो हम कहेंगे बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है बताओ बेटा, इसका जवाब दो। आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? ठीक, ताकि देखो समझ लो, ताकि हम आंसर भी दे रहे हैं, ताकि जो टंगस्टन है ना भैया, वो जो टंगस्टन है ना, उसकी लाइफ बढ़ जाए, क्या उसका जीवन जो है ना, लाइफ यानी वो बहुत ज़्यादा दिन तक चले, ताकि वो पिघले ना, ठीक। इसलिए इसमें आर्गन गैस भरी होती। ये निष्क्रिय गैस है, किस प्रकार की? निष्क्रिय गैस है, यानी ये क्रिया नहीं करती, निष्क्रिय गैस है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं भरते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सक्रिय गैस, वो क्रिया कर देगी तुरंत, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं भरते हैं, ठीक, इसमें आर्गन गैस भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, देखा ना ये रॉड वाला जो आता था, ये इसको फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। ट्यूब में होता क्या होता है, ये नहीं पूछ रहा है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है इसमें क्या भरा होता है, यानी कौन सी गैस भरी होती है, गैस का नाम पूछ रहा है भैया। इसमें भी अभी मैंने बल्ब में पूछा था कि नहीं, बल्ब में पूछा था, बल्ब का जवाब दे दिया कि नहीं? क्या दे दिया? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तुरंत जवाब दीजिए। ये कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, क्या होता है? मरकरी वेपर, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड नियॉन, ऑप्शन थर्ड मरकरी और आर्गन, ऑप्शन फोर्थ हीलियम और मरकरी, ठीक। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, ठीक, जिसको राड बोला जाता था पहले सिंपल से, उसमें मरकरी और आर्गन गैस भरी होती। कौन सी? मरकरी और आर्गन गैस भरी होती। ये भी भैया कैसे गैस हैं? निष्क्रिय गैस हैं, निष्क्रिय गैस होती हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग
पर निर्भर करता है। यानी एलईडी जो देखा नहीं, कोई एलईडी लाल जलती है, कोई एलईडी नीली जलती है, कोई पीली जलती है, कोई हरी जलती है। देखा नहीं, अलग अलग एलईडी का अलग अलग रंग होता है। ये रंग किस पर निर्भर करता है? ठीक, एलईडी कोई लाल क्यों जलती, कोई नीली, कोई पीली, कोई हरी क्यों जलती, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग यानी किस पर निर्भर करता है, ये रंग किसके कारण होता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इसके फॉरवर्ड बायस के कारण, इसके रिवर्स बायस के, और फॉरवर्ड धारा के, अर्धचालक पदार्थ के। ठीक, तो बताओ बेटा, जो एलईडी का रंग होता है, अलग अलग रंग होता है, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है अर्धचालक पदार्थ के। यानी किस अर्धचालक पदार्थ से कौन सी एलईडी बनी है, उसी के आधार पर उसका रंग निर्भर होता है, निर्भर होता है। ठीक, कैसे निर्भर होता है? देखो यहाँ एलईडी का पूरा नाम भैया पूछ लेगा, तुरंत पूछ लेगा, पूरा नाम बता दो। देखो अगर तुमको नहीं पता है पूरा नाम, जानते हो क्या किया, यहाँ कुछ बच्चे पूरा नाम कमेंट में देखा, मैंने कई बच्चों को देखा जो है, जितने भी हम क्वेश्चन पूछते हैं सभी का जवाब वो कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक, इसलिए जिनको ना पता हुआ करे, ठीक, एलईडी का पूरा नाम, वो तुरंत जाकर कहाँ देख लिया करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर देख लिया करें। ठीक, वहाँ कोई ना कोई बच्चा उसका पूरा नाम जवाब दे दिया होगा। इससे तुम्हारा क्या होगा, इससे तुमको याद भी हो जाएगा। अगर याद है तो तुम पूरा नाम लिख दो, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक, और एक इसमें प्रयोग किया गया है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कोई बता सकता है अर्धचालक पदार्थ? ठीक, देखो भैया, जो पदार्थ होते हैं नॉर्मली वो 3 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रीशियन की दृष्टि से देखेंगे तो एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, ठीक, और एक होता है अर्धचालक। ठीक, चालक क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, बिजली का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिसमें आसानी से प्रवाह ना हो, क्या ना हो, प्रवाह ना हो, विद्युत का प्रवाह ना हो, उसे बोलते हैं कुचालक। और जिसमें चालकों की अपेक्षा कम तथा अर्धचालकों की अपेक्षा ज़्यादा प्रवाह हो, उसको बोलते हैं अर्धचालक, यानी इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक, इसी में से बने होते हैं डायोड। क्या बने होते हैं भैया, डायोड। देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करा देंगे। डायोड का काम क्या होता है, अभी इंटरव्यू में वाइवा में खूब पूछा गया, भर भर के पूछा गया। डायोड का काम क्या होता है, डायोड का काम होता है AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना। जो रेक्टिफायर में प्रयोग करते हैं वो डायोड ही प्रयोग करते हैं। ठीक, डायोड का काम क्या होता है, AC करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ठीक, AC का फुल फॉर्म पता है, पता हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। DC का फुल फॉर्म पता है, AC और DC में अंतर पता है कि नहीं। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हम करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना से अधिक हो जाए तुम लोग रिवीजन करते जाइए। ठीक, अंतर क्या होता है। ठीक, और देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये भी थोड़ा हम समझा देंगे इसी में। डायोड भैया, डायोड के बारे में पहले समझ लो तो हम इसको समझाएं। डायोड क्या होता है, डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें एक ओर से करंट फ्लो होती है, दूसरी ओर से करंट फ्लो नहीं होती। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ये डायोड का इलेक्ट्रिक सिंबल है। ठीक, डायोड ऐसे बना होता है। ये ऐसे बना होता है डायोड। ठीक, ये डायोड, ये एक जगह सिंबल लगा होता है, पट्टी लगी होती, वाइट स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, पट्टी लगी होती। ठीक, ये डायोड है। इसका काम होता है AC को, क्या काम होता है, ये ऐसे बना होता है, ऐसे समझ लीजिए। ये डायोड होता है, यहाँ पट्टी वाइट स्ट्रिप लगी रहती है, वाइट पट्टी। ठीक, ये एनोड हो जाता है, ये कैथोड हो जाता है। ये करंट इधर से इधर तो पास होने देता है, लेकिन इधर से इधर करंट पास नहीं होने देता है। ठीक, यानी ये वन वे है, AC को चेंज करता है, DC में चेंज करता है। ठीक, ये अर्धचालक पदार्थ भी हो गए हैं। देखो इससे सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। देखो ये क्वेश्चन देख लो, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब होता है जब करंट, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, जब करंट यहाँ से यहाँ करेंगे ना, इसको पॉजिटिव देंगे, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव देंगे तो करंट यहाँ से पास हो जाएगी। जब इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक, ऐसे सिंबल, इसको हम नेगेटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, तो करंट ऐसे नहीं पास होगी। ठीक, तो
फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस में। यानी फॉरवर्ड बायस में धारा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, ठीक, ये काम करता है। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसे डायोड में पढ़ाएं। चलो एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते हैं। जीनर डायोड, जीनर डायोड का काम बता दो तुरंत, क्वेश्चन पूछा जाता है जीनर डायोड का काम। डायोड भी बता रहे थे, एक मैंने नाम ले लिया जीनर, ठीक। इसका साइन ऐसे बनता है, ऐसे साइन बनता है, ठीक। ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, ये जीनर डायोड। बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमिगत प्रतिरोध की रूपरेखा होनी चाहिए, यानी जो भूमिगत प्रतिरोध होता है ना भूमि में, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, भूमिगत प्रतिरोध जितना कम हो सके उतना, यानी जब हम अर्थिंग करते हैं ना भैया, अर्थिंग करते हैं तो भूमि का भी कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ राड लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, वायर कनेक्शन करते हैं, उसका भी कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक। तो कह रहा है भूमिगत प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, भूमिगत प्रतिरोध जितना कम हो सके उतना होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन सेकंड, भूमिगत प्रतिरोध जितना अधिक हो सके उतना होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, भूमिगत प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। भैया जब हम कहीं अर्थिंग करते हैं, ठीक, ये अर्थिंग करते हैं, ठीक। कोई हमारे यहाँ उपकरण लगा हुआ था, ठीक, उससे मैंने ये अर्थिंग कर दी, ठीक। तो ये जो प्रतिरोध होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रतिरोध होगा कैसे होना चाहिए, कम से कम। शून्य तो हो ही नहीं सकता भैया। ये देखो एक ऑप्शन कहता है ना, सी नंबर कहता है हमेशा शून्य होना चाहिए, शून्य हो ही नहीं सकता, ठीक। यानी क्या कह रहा है, भूमिगत प्रतिरोध जितना हो सके उतना कम, यानी कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अर्थिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, बताओ भैया, जवाब दीजिए। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह क्वेश्चन मैंने भी कराया था। क्या कराया था, मैंने कराया था कि भैया जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, देखा ना लैंप, ये ट्यूब होती है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, भी क्वेश्चन कराया है। बताओ भैया जवाब दीजिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो ये ट्यूब होता है ना, ठीक, जिसको राड कहते थे, इसमें कौन सी गैस फिल होती है, इसका जवाब कहाँ देना है, इसका आंसर देना है तुमको कमेंट बॉक्स में, तुरंत दीजिए इसका जवाब, ठीक। क्वेश्चन कहता है कि फ्लोरेसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट कब देखी जाती। देखा नहीं भैया, ये जो रॉड लगे होते थे ये पहले झिलमिल झिलमिल करते थे अधिकतर, यानी झिलमिल झिलमिल करते थे। पूछ रहा है क्यों, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आईटीआई में, बस केवल समझिए, समझ के आप आंसर देंगे तुरंत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, कम वोल्टेज में, यानी जब कम इनको वोल्टेज मिलता तब। ऑप्शन सेकंड, उच्च वोल्टेज, यानी जब इनको ज़्यादा वोल्टेज मिलता तब। या ऑप्शन थर्ड कहता है निम्न फ्रिक्वेंसी में, या कहता है ऑप्शन डी उच्च फ्रिक्वेंसी में, ठीक। तो इसका जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न फ्रिक्वेंसी में, ठीक। यानी जब फ्रिक्वेंसी इनको निम्न मिलती है, यानी 50 हर्ट्ज से भी कम इनको मिलती है, से कम मिलती है, तब ये झिलमिल झिलमिल करते हैं, दिप दिप झिलमिलाते रहते हैं, ठीक। क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया नहीं। इसमें मैंने गैस पूछा था, गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता कि एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल का समूह किस क्रम में होना चाहिए। यानी तुम्हारे पास कुछ सेल दे दिए गए हैं, ठीक। मान लीजिए तुम्हारे पास 6 सेल दे दिए गए हैं, कितने, 6 सेल दे दिए गए हैं तुमको, ठीक, ठीक, ये सेल हो गए हैं, 6 सेल दे दिए गए हैं तुमको, ये 6 सेल दे दिए गए हैं, ठीक। तो आप इनको किस क्रम में लगाएंगे, ठीक, कि तुमको 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाए। बताओ भैया किस क्रम में लगाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 6 सेल समांतर क्रम में लगाएंगे। सेकंड ऑप्शन कहता है 6 सेल श्रेणी क्रम में लगाएंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है 12 सेल समांतर क्रम में लगाएंगे, 12 सेल श्रेणी क्रम में लगाएंगे। बताओ कितने लगाएंगे,
कि इनको 12 वोल्ट की बैटरी बनाई जा सके। तो देखो 6 सेल देंगे, तब इनको ये लगा देंगे किसमें, श्रेणी क्रम में लगा देंगे। श्रेणी क्रम में लगा देंगे, सब में दो दो होती नेगेटिव पॉजिटिव सेल में होते हैं कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। नेगेटिव साइन सिंबल चेंज कर दें ताकि तुमको समझने में दिखने में आसानी हो जाए। देखो ये हो गया नेगेटिव और इसका जो निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव। ठीक, तो अगर इनको हम किस में क्रम में लगा दें, श्रेणी क्रम में लगा देंगे, तब ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। कब, जब प्रत्येक सेल 2 वोल्टेज का हो। ये 2 वोल्टेज, 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 ये 2 वोल्टेज। ठीक, तब इनको हम किस क्रम में लगा देंगे, श्रेणी क्रम में लगा देंगे, तब हमको भैया 12 वोल्ट की बैटरी बना देंगे इनको। कब, जब 6 सेल को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो 12 सेल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलों को जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या बढ़ता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा था, क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है या धारा बढ़ती है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। जब सेलों को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा कि धारा बढ़ेगा। इसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो भैया, जब हम सेलों को किस में लगाते हैं, अभी समांतर क्रम देख लीजिए, जब हम सेलों को समांतर क्रम में लगाएंगे तब धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक, जब सेलों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, तो किसका मान बढ़ जाता है, वोल्टेज का मान, यानी वोल्टेज ज़्यादा देती है बैटरी। समझ लीजिए, अगर कोई बैटरी है, सेल हैं छोटे छोटे, ठीक, उनको अगर हम समांतर क्रम में लगा देंगे तब उससे जो धारा होगी वो ज़्यादा मुझे धारा मिलेगी। अगर उनको श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बता ही दिया, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक भैया, यही बता दीजिए मुझे, सेल और बैटरी में अंतर। एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे हम कई क्वेश्चन करवा देंगे। कम से कम एक क्वेश्चन अगर तुम सही से देख लोगे ना बेटा, तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक, 6 से 5 क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक, देखो इसमें कितने क्वेश्चन करवा दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक ओपन सर्किट का अवरोध के बराबर होता है। अवरोध का मतलब होता है बाधा या प्रतिरोध, प्रतिरोध या बाधा या रुकावट, कुछ भी कह सकते हो भैया। ठीक, यानी कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है भैया। ओपन सर्किट बना दीजिए तुरंत। ये बल्ब लग गया। ठीक, ये स्विच है तुम्हारा यहाँ से यहाँ, ये ऐसे स्विच है। ठीक, ये बल्ब लग, ये सप्लाई तुमने दे दी। अब ये जो सर्किट है भैया, ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। यानी ये स्विच क्या है, स्विच देखो, स्विच हमेशा बंद है, यानी खुला हुआ स्विच है, यहाँ से करंट नहीं जा रही है, स्विच बंद है। ठीक ना, स्विच बंद होने का मतलब ओपन सर्किट है। अगर ये स्विच खुला होता तो यहाँ से होकर करंट ऐसे बहने लगती, लेकिन ये स्विच बंद है। ठीक, तो इसमें अवरोध कितना होता है, 0 होता है, 1 ओम से कम होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं। कितना बाधा होता है, यानी करंट प्रतिरोध कितना होता है, हमेशा भैया इसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, क्योंकि ये सर्किट पूरी नहीं है तो यहाँ से करंट यहाँ तक जा ही नहीं सकती, यहीं करंट रुक जाएगी। ठीक, तो अगर कोई सर्किट खुला हुआ है, ओपन सर्किट की बात कर रहा है। देखो सर्किट तुम्हारे 2 प्रकार के हम यहाँ समझा देते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। समझ लो, ओपन सर्किट ये बैटरी लगी हुई, यहाँ स्विच है, ये तुम्हारा स्विच है। ठीक, यहाँ को तुम्हारे कोई उपकरण लगे हुए हैं। ठीक, तो ये जो सर्किट होगा ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। एक तुम्हारा यहाँ है, बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है, ये स्विच क्या है, बंद, ओपन है स्विच, यहाँ कोई सर्किट लगा हुआ है, तो ये जो सर्किट होगा ये कैसा होगा, ये बंद सर्किट हो जाएगा। ठीक, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, ओपन सर्किट में यानी खुले परिपथ
खुले परिपथ में प्रतिरोध हमेशा अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। नोट करके लिख लीजिए, खुले परिपथ में प्रतिरोध हमेशा अनंत होगा। और यही क्वेश्चन पूछ ले भैया, यही क्वेश्चन तुमसे पूछ ले ऐसे कि बंद परिपथ की बात कर रहे हैं। बंद परिपथ में प्रतिरोध हमेशा कितना होगा? शून्य होगा। ठीक, खुले परिपथ में अनंत होगा, बंद परिपथ में शून्य होगा। ठीक, ये क्वेश्चन खुला परिपथ और बंद परिपथ बहुत बार पूछा जाता है। इसके बारे में अच्छे से देख लेना। अगर नहीं पता है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, हम इसको बताइए, हम तुमको जवाब दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कैपेसिटर स्पेस यानी यहाँ फिल करना में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। ये क्वेश्चन समझदारी वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ तुम्हारा लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ तुम्हारा सर्किट लगा हुआ है, ये सप्लाई जा रही। ठीक, ये सप्लाई जा रही, ये तुम्हारा बल्ब या कोई उपकरण लगा हुआ है। यहाँ से करंट, ये बल्ब करंट बैटरी है। ठीक, यहाँ से जाएगी, ये तुम्हारा कैपेसिटर सी लगा हुआ है, कैपेसिटर सी लगा हुआ है। तो किसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन फर्स्ट वोल्टेज की, ऑप्शन सेकंड धारा की, ऑप्शन थर्ड पावर की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो भैया ये किसमें, ये वोल्टेज में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। कैपेसिटर ऐसे समझिए कि मान लीजिए तुम्हारे पास एक टंकी बनी हुई, ऐसे यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से पानी इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है। तो जितना भी पानी इसमें डालोगे सब कहाँ पानी इसमें इकट्ठा होता जाएगा, इसमें से उतना ही पानी यहाँ जाएगा जितने की आगे ज़रूरत होगी। तो कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज को क्या करता है? होल्ड कर लेता है भैया। होल्ड यानी रोक लेता है, रोक कर रखता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको वापस कर देता है। यानी किसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा? वोल्टेज में नहीं देगा। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर वह डिवाइस या युक्ति है जो वोल्टेज को, यानी जो वोल्टेज को कुछ समय के लिए रोके रखता है और बाद में क्या कर देता है? रिटर्न कर देना ही, वापस कर देता है। ठीक, यानी परिवर्तन की अनुमति वोल्टेज में। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, यहाँ एक और चीज़ समझ लीजिए भैया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपेसिटर का सिंबल देख लीजिए, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक, इसका काम क्या होता है? अभी बताया कैपेसिटर का काम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को क्या करना? वोल्टेज को क्या करना? रोक कर रखना, आवश्यकता पड़ने पर वापस कर देना। ठीक, इसी को और किस नाम से जानते हैं? कैपेसिटर को और किस किस नाम से जानते हैं? किस किस नाम से जानते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसको कैपेसिटर कहते हैं और संधारित्र, भैया हिंदी में आ जाए तो समझ लीजिए, इसको संधारित्र भी कहते हैं, इसको कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक, ये संधारित्र कहो, चाहे कंडेंसर कहो, चाहे कैपेसिटर कहो, ये सब एक ही होते हैं। ठीक, जो डीसी में होता है, अगर कोई कंडेंसर अगर एसी में है तो उसका काम क्या होता है? अगर कोई कंडेंसर डीसी में लगा हुआ है तो उसका काम क्या होता है? तुरंत बताओ। एसी में काम होता है उसको वोल्टेज को होल्ड के रखना, डीसी में काम बता दो उसका। ये इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में ही देना होगा। ठीक, डीसी में कोई डीसी परिपथ है, उसमें कंडेंसर लगा हुआ या कैपेसिटर लगा हुआ, उसका काम क्या होता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि बाहरी बल की चुंबकीय रेखाएं में गुजरती हैं। ठीक, कैसे गुजरती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कैसे कैसे गुजरती हैं? ये देखो, ये चुंबक बना हुआ है। ठीक, इससे जो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या दिख रहे हो ना, देख रहे हैं ना भैया, ये जो दिख रही हैं रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये हमेशा किससे गुजरती हैं? नॉर्थ से। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर।
ठीक, कहाँ जाती हैं? साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ठीक, यानी इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कहाँ से गुजरती हैं? नॉर्थ यानी उत्तर से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में एंटर हो जाती हैं। ठीक, तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऋणात्मक से धनात्मक, दोनों दिशाओं में। बताओ भैया इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चुंबक का काम क्या होता है? लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, इसमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं। कितने? हमेशा, ये लाइन याद कर लीजिए, हमेशा दो ध्रुव होते हैं। नाम क्या है? एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये देखो देखो नॉर्थ लिखा नहीं, एन और एस लिखा है। ठीक भैया, और यहीं समझ लीजिए, ये स्टार मार के इसको चाहे जितने पार्ट में, छोटे से छोटे पार्ट में काट दिया जाए, इसके दो ही ध्रुव रहेंगे। तुमसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा चुंबक है, इतना बड़ा चुंबक है, ठीक, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक, अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए इसका, तो उसमें बताओ कितने ध्रुव होंगे? तो हमेशा हम इसका जवाब देंगे उसमें भी कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव रहेंगे। इसको एक ध्रुवीय नहीं बनाया जा सकता, इसमें हमेशा चाहे जितना एकदम छोटा सा बना लो, उसमें भी दो ध्रुव होंगे चुंबक में। ये चुंबक की क्या है? विशेषता है भैया, चुंबक की क्या है? विशेषता है। ठीक, चुंबक वाले पदार्थ जो चैप्टर है ना मैग्नेट वाले, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके ध्रुव कितने होते हैं, ध्रुव कितने होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हमेशा कितने ध्रुव रहेंगे किसी भी चुंबक के? ठीक, चुंबक बनाने की विधि पूछ लेते हैं, बनाने की विधि भी पूछते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट लैंप की धारा लेता है, यानी इसमें दिया हुआ है W का मान दिया है कितना? 100 वाट, और वोल्टेज का मान दिया, V का मान दिया कितना? 220 वोल्ट। पूछ किसका रहा है? धारा, यानी I का मान पूछ रहा है। भैया अब लगा दो फार्मूला, W बराबर होता है V गुणे I। ठीक, W बराबर क्या होता है? V गुणे I, और W का मान कितना है? 100। ये देखो ये 100, V का मान कितना है? 220 गुणे I। I बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 है, 100 अपान ये 220 दूसरी ओर जाएगा तो अपान में चला जाएगा, 220 कट कर देंगे, कट हो गया। फिर क्या लिखा? I बराबर क्या आ गया? 10/22। फिर से कट कर देंगे किससे? 2 से, 2 ग्यारहियम 22, 2 पंची 10, यानी I का मान कितना आ गया? 5/11, यानी I का मान आ गया कितना? 5/11। देखो कहीं ऑप्शन में 5/11 एम्पियर। ठीक, यानी इसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 5/11 यानी एम्पियर हो जाएगा। ठीक, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? ये क्वेश्चन बता चुके हैं, याद है कि भूल गए? क्वेश्चन कहता है कि 1 एम्पियर धारा किसे कहेंगे? धारा किसे कहेंगे? बताइए, 1 एम्पियर धारा किसे कहेंगे? इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ समझ ली धारा को किससे मापते हैं, ये तुमको समझाने की, रटाने वाले क्वेश्चन ये इसलिए हम छोटे छोटे बता दें ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक ना, धारा को किससे मापते हैं? बताओ भैया। अमीटर से। धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से। वोल्टेज को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए मल्टीमीटर में आरंभिक श्रेणी चुनें, यानी कहता है कि तुमको एक ये प्रतिरोध दे दिया गया, ये देखो ये सिंबल बना हुआ है, ये प्रतिरोध है भैया, ये क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के मान, यानी धारा के मार्ग में बाधा या रुकावट पैदा करना, बाधा या
रुकावट पैदा करना। क्या करना? धारा के मार्ग में बाधा या रुकावट पैदा करना। ये काम किसका होता है? ये काम होता है प्रतिरोध का। ठीक, कहता है कि तुमको एक प्रतिरोध दे दिया जाए, ठीक, उसको मापने के लिए मल्टीमीटर में किस श्रेणी से चुनेंगे? मल्टीमीटर देखा ना, मतलब मल्टीमीटर की कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको मापने के लिए? कहता है सबसे कम, यानी मल्टीमीटर में रेंज दी होती है 0, फिर 50 ओम, फिर 1000 ओम, फिर 1 मेगा ओम, इस तरह रेंज दी होती है। ठीक, तो बताता सब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट सबसे कम, यानी सबसे कम से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन सेकंड सबसे ज़्यादा, यानी जो 1 मेगा ओम से नापना स्टार्ट करें उसकी रीडिंग रखेंगे। फिर ऑप्शन सी कहता है कोई नहीं। ऑप्शन डी कहता है आर्गुलेटन, यानी जितना रेजिस्टेंस होगा उसके 10 गुना ज़्यादा। ठीक, तो भैया यह समझ लो, जब किसी मल्टीमीटर के द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को मापते हैं तो उसकी रेंज रखते हैं सबसे कम रखते हैं, उसकी रेंज सबसे कम से मापना स्टार्ट करेंगे। अगर पहले हम 20 पे रखेंगे, 20 ओम पर नहीं शो हो रहा तो हम 100 के ओम पर रखेंगे, फिर नहीं शो हो रहा है, फिर 1000 ओम पर रखेंगे, फिर नहीं शो हो रहा है तो 10 के ओम पर रखेंगे। ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं रेंज को, यानी मापना हम स्टार्ट करते हैं कम से कम। ठीक, समझ में आ गया प्रतिरोध का? ओम ने भैया बताया था, क्या बताया? ओम्स लॉ किसको किसको याद है? इन्होंने बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो वोल्टेज गुणे एम्पियर क्या हो रहेंगे? हमेशा समानुपाती रहेंगे। ठीक, यानी V बराबर आई आर, ये ओम का नियम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आर क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है भैया। आर क्या है? प्रतिरोध है। आई क्या है? धारा है। आई क्या है? धारा है। V क्या है? वोल्टेज है। ठीक, देखो इतने क्वेश्चन कर दिए। ठीक, यही एक क्वेश्चन होता है, कौन सा? प्रतिरोध का नियम। यही एक क्वेश्चन होता है, प्रतिरोध का नियम। भैया बताए थे एक बार क्लास में, प्रतिरोध का नियम बताए थे नहीं? किसको किसको याद है प्रतिरोध का नियम? जिसको जिसको याद हो बोले यश, नहीं हाँ ठीक याद है। अगर नहीं याद है तो बताइए, हम बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आदर्श वोल्टेज स्रोत होते हैं, यानी जहाँ से वोल्टेज, चाहे तुम्हारी बैटरी हो, ठीक ना, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी में, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। ठीक, ये कहता है कि जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक बैटरी में भी कुछ अंदर की जो प्लेटें लगी उसका तो प्रतिरोध होगा ना, आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? किसकी बात कर रहा? आदर्श वोल्टेज की बात कर रहा। स्रोत का मतलब जहाँ से वोल्टेज निकलता है। शून्य आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, धारा का निम्न मान होना चाहिए, ईएमएफ से मान होना चाहिए। ईएमएफ को पूरा नाम तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। ईएमएफ को क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है ईएमएफ का? ठीक भैया, आदर्श जो वोल्टेज होते हैं ना, इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। शून्य होना चाहिए, लेकिन शून्य होता नहीं है कहीं भी। जहाँ भी आदर्श की अवस्था आ जाएगी वो कल्पनाएं होती हैं भैया, कल्पनाएं होती हैं, वो रियल में होती नहीं। आदर्श वाली जितनी भी बातें होती हैं वो हमेशा हमेशा कल्पनाएं होती हैं। ठीक, तो ये कहता है आदर्श वोल्टेज में स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध, नहीं जो प्लेटें होंगी उसमें भी कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? प्लेटों का भी कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक, तो ये कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। किसकी बात? आदर्श की बात करता है, लेकिन रियल में आदर्श होता नहीं, इसलिए शून्य भी नहीं होता है। बैटरी का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता ही है। ठीक, ईएमएफ का पूरा नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज पर निर्भर करता है, यानी कोई केबल है, ठीक ना, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? कितने वोल्टेज तक वो जो केबल होगी वो वोल्टेज को सहन कर पाएगी, उसके बाद सहन नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है नमी की उपस्थिति, यानी वो जो जहाँ वायर पड़ा हुआ ना उसके आसपास की जो नमी होगी उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन सेकंड कहता है कार्य कर रहे तापमान, उसके आसपास का जैसे धूप निकला हुआ, सूरज निकला, उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन फोर्थ का वोल्टेज के एप्लीकेशन के टाइम पर, यानी कितने वोल्टेज हम उसका उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया तुक्का लगाने वाला तरीका बताया था ना, उपरोक्त सभी, यानी यहाँ दिया हुआ है सभी। किस पर? नमी पर, कार्य कर रहे तापमान पर और वोल्टेज एप्लीकेशन के टाइम पर, इस सब पर निर्भर करता है किसका? किसी भी वायर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक और है, यहाँ एक क्वेश्चन होता है ड्रॉप वोल्टेज।
या वोल्टेज ड्रॉप किसे कहते हैं, या वोल्टेज ड्रॉप किसे कहते हैं। ठीक, यानी जब कहीं जाता है वायर से, कहीं वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज के मान में कमी होती उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। यानी एक स्थान से यहाँ से चला, ये इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वायर का भी तो रेजिस्टेंस होता है कि नहीं भैया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ मान लीजिए 50 वोल्ट था, उसके बाद रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो गया। फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज क्या हो गया, कम। तो यहाँ 50 चला था, यहाँ तक आया कितना, 40। तो ये जो कमी आ गई, ठीक ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा होती कैसी होती। ऑप्शन फर्स्ट, एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मूवमेंट, रैंडम का मतलब जहां इच्छा करे, इच्छा करे, जहां इलेक्ट्रॉन मन चाहे वहां घूम सकते हैं। सेकंड, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है प्रवाह, यहाँ भी होता है प्रवाह या बहाव। दो ध्रुवों के बीच दाब अंतर, पावर जो इलेक्ट्रॉनों में ड्रिफ्ट के कारण होता है। तो बताओ भैया विद्युत धारा कैसी होती है, इसका जवाब सबको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना। जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, स्कूल आने वाले, उनको सब मैंने बता दिया, इसलिए वो सभी जवाब दें। कहाँ देना, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज भी क्लास में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक ना, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल आइए, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है। यहाँ थोड़ा अंतर बता देते हैं एसी और डीसी में। ये देखो एसी और डीसी में अंतर किसको किसको पता है, पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तब बढ़िया, ये नहीं, ये प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर बता रहे हैं। प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल, सेल दो प्रकार के होते हैं, यहाँ समझ लो भैया, सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक को बोलते हैं प्राथमिक सेल, एक को बोलते हैं द्वितीयक सेल। ठीक, जो प्राथमिक सेल होते हैं इनका उपयोग कहाँ करते हैं, बाजा में, ठीक, टार्च में। ठीक, ये चार्ज नहीं होते हैं, इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल जिसको बैटरी कहते हैं, ये चार्ज किया जा सकता है। ठीक, मोबाइल में यूज करेंगे, टीवी में देखा नहीं, टीवी में कभी कभी टीवी देखने के लिए बैटरी का उपयोग, ट्रैक्टर में पड़ता है, स्टार्टर में पड़ता है, सब ये द्वितीयक सेल होते हैं। मोबाइल में पड़ता है, ये द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। प्राथमिक सेल क्या होता है, ये द्वितीयक सेल कहता है इन्हें पुनः आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारे सेल होते हैं भैया ना, जिनको टार्च में जिनका प्रयोग करते हो, इनको हम क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। कि कर सकते हो, देखा नहीं, तुम लाते हो टार्च मार्केट से, फिर सेल खरीद कर लाते हो, डाल देते हो, टार्च जलाते हो, उसके बाद कुछ दिन के बाद टार्च क्या हो जाती, उजाला देना कम हो जाती, तो उसको सेल को बदल देते हो। यानी इनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। इन्हें पुनः आवेशित यानी चार्ज किया जा सकता है। यानी द्वितीयक जो सेल होते हैं जिसको बैटरी कहते हैं, देखो लिखा ब्रैकेट में बैटरी कहते हैं, इनको पुनः चार्ज किया जा सकता है। ये अब सेल में चलते हैं, ये वजन में हल्के होते हैं। सेल देखो, सेल एक एक छोटे छोटे सेल होते हैं, ये वजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। इनको आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और बैटरी क्या होती है, ये भारी होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ला जाने में थोड़ी सी परेशानी होती। थर्ड नंबर कहता है इनमें समय के साथ धारा की मात्रा कम हो जाती है। सेल में क्या होता है, जब सेल में डाल देते धीरे धीरे उपयोग करते हैं बैटरी का, ये यानी टार्च का, तो टार्च क्या होती है, सेल की जितनी भी एनर्जी होती है कम हो जाती, वह धारा का मान कम होने लगता है, इसलिए बैटरी सेल टार्च सही से नहीं जलती। फिर ये स्थिर वोल्टेज पर काफ़ी समय तक धारा दे सकते हैं। ठीक, सेल में चलते हैं। इस सेल को उपयोग में लेने से पहले चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। मार्केट में हम लेकर जाते हैं, चार्ज को थोड़ा करते हैं, मार्केट से ले आएंगे 10-5 रुपये का, उसके बाद टार्च में डाल देंगे। फिर इन्हें चार्ज उपयोग में लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, इनका जीवन काल बहुत कम होता है, छोटे छोटे सेल होते हैं इसलिए जीवन काल कम होता है। इनका जीवन काल लंबा, एक बैटरी ले आते हैं तो कम से कम कितने 4 से 5 साल चल जाती है। ठीक, फिर इनका विद्युत वाहक बल क्या होता है, कम होता है, इनका विद्युत वाहक बल क्या होता है, अधिक होता है। तो ये रहा अंतर किसमें, सेल और बैटरी में। बैटरी को, सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, बैटरी को द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। 18 क्वेश्चन कहता है एक SWG
अब तुरंत सोचो ना समझो, SWG का पूरा नाम। यानी SWG का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये किस लिए करते हैं SWG का प्रयोग। ठीक, ये प्रैक्टिकल में भी आया भी था, SWG के द्वारा वायर को माप करना, वायर की मोटाई को मापने के लिए SWG का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम बता भी रहे हैं। ठीक, पूरा नाम बताना है तुमको कमेंट बॉक्स में, स्टैंडर्ड वायर गेज पूरा नाम होता है, फिर भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसमें कितने खांचे होते हैं, यानी कितने रेंज से लेकर, रेंज पूछ रहा, कितने से लेकर कितने तक की रेंज माप सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 0 से 36, ऑप्शन सेकंड 0 से 42, ऑप्शन थर्ड 0 से 38, ऑप्शन फोर 0 से 44। ठीक, तो इसमें जो होता है कितने 0 से लेकर 36 तक नंबर तक तार को माप सकते हैं। ये है SWG। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा 36, ये देखो लिखा है, ये 36 नंबर तक तार को हम माप सकते हैं। तार की मोटाई, जिसको mm में देखा लगा नहीं कि 5 mm का तार है, 7 mm का तार है, 2.5 mm का तार, ये देखा कि नहीं लिखा होता तार पर, ये तार की मोटाई होती है। इसका किसके द्वारा मापते हैं, SWG के द्वारा मापते हैं। इसका पूरा नाम बता दीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उस पदार्थ का नाम बताइए जिसके स्क्रू ड्राइवर, यानी जिसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, जिसको तुम पेंचकस बोलते हो, ठीक, पेंचकस जिसको बोलते हैं, वो उसकी जो ब्लेड होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट टेम्पर्ड स्टेनलेस माइल्ड स्टील, कठोर टेम्पर्ड माइल्ड स्टील, कठोर और टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील, कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील। ठीक, तो जो पेंचकस होता है ना भैया, पेंचकस का जो ब्लेड होता है आगे का, वो बना होता है कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील से। किससे, कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील से। ठीक, ये रहा तुम्हारा पेंचकस। ये देखो, ये जो टिप होती है जिसको ब्लेड बोलते हैं, ये किससे बनी होती है, कठोर एवं टेम्पर्ड माइल्ड, ठीक, कार्बन स्टील से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल स्रोत करता है, क्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकता है। विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है, ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को नाभि से बांधे रखता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, नाभि से बांधने कोई मतलब नहीं, रोकता नहीं भैया। ये करता है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, गति प्रदान करता है, विद्युत वाहक बल। ठीक, EMF। ठीक, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को और अधिक गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा 21। कहता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा। यानी सिंपल भैया समझ लो, अगर कोई भी पदार्थ है उसका जब हम तापमान बढ़ा देंगे भैया, तापमान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा ऐसा होता है। सिंपल जितने भी पदार्थ होते हैं, अगर उसका हम तापमान उसको गर्म कर दें तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका अगर हम तापमान क्या कर दें, तापमान क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पूछ रहा है, तो उस पदार्थ का नाम पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट कहता है टंगस्टन, ऑप्शन सेकंड नाइक्रोम, ऑप्शन थर्ड मैग्नीज, ऑप्शन फोर्थ कार्बन। ठीक, टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तुरंत प्रयोग बताइए। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ तुमने देखा है, टंगस्टन का भी क्वेश्चन बताया था। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तुरंत बताइए। नाइक्रोम, नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक भैया, ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हम कार्बन का तापमान बढ़ा दें तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। तुमने देखा होगा जो बल्ब होते हैं, ठीक ना, ठीक, यही से समझिए, तापमान अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुमने देखा ना, जो बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, अभी तुरंत बताया, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक, अगर इसके फिलामेंट का तापमान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो करंट है, धारा, उसके प्रवाह में बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी, इसलिए धारा क्या, कम बहेगी। ठीक, जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ जो धारा होगी या करंट होगी उसका मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है धारा के मान में बाधा उत्पन्न करना। ठीक,
ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। एक बंद सर्किट में, ये क्वेश्चन आज क्लास में डिस्कस कराए हैं, क्लास में बताए हैं। जो जी बच्चा क्लास में आ जाए हो सकता है इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर देखेगा। ठीक, एक बंद परिपथ में प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होते हैं, प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होते हैं, प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होती है, प्रतिरोध शून्य और करंट अनंत होता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, दे पाओगे कि नहीं? कितने लोग दे लेंगे? दे लेंगे ना। एक बंद परिपथ में, ये देखो इसको हम समझा देंगे, फिर एक क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, इसका जवाब हम भी दे देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध और करंट का मान कैसा होगा? ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसका आंसर हम अभी दे रहे हैं। एक बंद परिपथ में, बंद परिपथ का मतलब होता है कोई भी स्विच काम करेगा, यानी जो उपकरण लगे होंगे वो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन 22A का क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इस अगर कोई परिपथ कैसा है? खुला परिपथ है, ठीक, तो उसमें तुमको बताना है, ठीक, कि रेजिस्टेंस कितना होगा और करंट कितनी होगी। इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्विच और फ्यूज हमेशा किस वायर में बांधे जाते हैं? ये भैया बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं? फिर भी हम देखेंगे, चाहे तुम कमेंट्स में जाकर देख लेना, बहुत सारे बच्चे देख लेंगे और लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। वो देखा नहीं? हमारे वीडियो देखिए, उसमें व्यू आते हैं कितना? 50 कोई देखता है, कहीं कहीं 100 व्यू पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं 150, कहीं कहीं 200 के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको पता नहीं है, फिर देना नहीं चाहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच और फ्यूज हमेशा किस वायर में बांधे जाते हैं? इसका जवाब भैया सबको देना है। जवाब दो, कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन कहता है, ये समझने वाला क्वेश्चन कहता है 5 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। किस क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। चलो समांतर क्रम बना देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में। ठीक, तो इनको पूछ रहा है, ये सब 5 ओम के, ये भी 5 ओम का, 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 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में। इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा, देखो फार्मूला क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये फार्मूला होता है। सबका मान 5-5 ओम रख दीजिए। 1/R ही रहेगा। 1/R1 का मान 5 प्लस 1/R2 का मान 5 प्लस 1/R3 का मान 5 प्लस 1/R4 का मान 5 प्लस 1/R5 का मान 5। ठीक, अब भैया ये सबके नीचे इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक, ये हर क्या है? समान है, तो क्या लिख देंगे? 1/R बराबर 1 ही लिख देंगे 5। ठीक, ऊपर वाले एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/5, यानी 1/R बराबर हो गया 5/5। अब कट कर देंगे, 5 × 5 तो ये होगा 1/R बराबर 1, तो R बराबर क्या हो गया? 1 ओम। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले समझ लो, सब फार्मूला देख लो क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब उसका फार्मूला होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका फार्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये फार्मूला याद कर लो, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चालकता की इकाई क्या है। इस ऑप्शन फर्स्ट महो, ऑप्शन सेकंड ओम, ऑप्शन थर्ड ओम मीटर, ऑप्शन फोर्थ ओम मीटर। ठीक, ओम किसकी है? प्रतिरोध की इकाई है। चालकता की है महो। चालकता का मतलब होता है किसी भी तार में विद्युत धारा का आसानी से, कितनी आसानी से क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है, यानी प्रवाह हो रहा है, उसको चालकता बोलते हैं। ठीक, तो ये आज के मैंने बता दी कितने 25 क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक, इसमें से तुम्हारे कितने सही हुए? देखो ये भैया अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब कुल मिलाकर तुमने तो एडमिट कार्ड तुम हो सकता है डाउनलोड ही कर लिया होगा। अगर एडमिट कार्ड तुमने नहीं डाउनलोड किया, एडमिट कार्ड तुमने डाउनलोड नहीं किया है तो जानते हो क्या करिए, अगर तुमको नहीं पता है डाउनलोड करना या फिर अपने कॉलेज से भी नहीं लेना चाहते तो हमारे पास तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। इस पर क्या करना, मैसेज कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और अपना रोल नंबर डाल दीजिए। रोल नंबर बता देना या एडमिट कार्ड जो मिला था ना, प्रवेश पत्र जिसमें तुम एग्ज़ाम यहाँ परीक्षा वो देने गए थे, प्रैक्टिकल देने गए थे, वो उसका फ़ोटो कॉपी हमारे पास भेज दीजिए, हम तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके तुम्हारे पास भेज देंगे। ठीक, अब एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, उसमें आपकी डेट रहेगी। कौन सी डेट? एग्ज़ाम डेट, कितनी डेट को तुम्हारा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कहाँ होगा? 12 वाले सभी बच्चे, इनका जानते हो कहाँ एग्ज़ाम होगा? गवर्नमेंट ITI जो महुआ मऊ में है, यानी जो सेंटर है महुआ मऊ में, वहीं सबका बच्चों का एग्ज़ाम होगा। अब टाइम नहीं, इसलिए अच्छे से क्या करना, अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, पूरा सहयोग करेंगे आपका। बस किस लिए? क्योंकि आप एग्ज़ाम कर लिए, टाइम नहीं, आप पढ़िए अच्छे से, अपना नंबर लेकर आइए। ठीक, तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना, लाइक करना, शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों को। और जो हम जवाब तुमसे पूछते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, उनका कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।